ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स एज द वर्ड इंडिकेट बायो एंड मॉलिक्यूल। बायोलॉजी को क्रिएट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? कलेक्टिवली बायोमोलिक्यूल। याद रखना, इस चैप्टर में तुम्हारा पेशेंस टूटेगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो तुम्हें टफ लगेगी, बट तुम्हें मेंटेन करना है। ऐसा पढ़ते वक्त लगेगा कि बायो नहीं पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बट इट इज ओके। पढ़ना है हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको ड्रग्स इज व्हाट? केमिकल। ठीक है, कैसे वो रिएक्ट करती है? बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटर करके वो रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी में फीवर आया, हमने पैरासीटामोल की टैबलेट ली, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट लेते ही वो हमारे बॉडी के अंदर गई, वो हमारे सिस्टम में पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर गई, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया। तो व्हाट इज दैट? ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसके इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इम्पैक्ट किया, वही थी बायोलॉजी है वो। ठीक है, और केमिकल को यूज किया तो केमिकल रिएक्शन है। तो आप कुछ भी करो, इस पोर्शन से आप भाग नहीं सकते हो। इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, बहुत मेहनत है इसमें। ये चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सेम वे में जैसे सेल चैप्टर आपका स्ट्रांग है। ठीक है, सेल चैप्टर को आपने डिटेल में पढ़ा, सेल आपकी स्ट्रांग रहेगी, आपको फिजियोलॉजी में बहुत हेल्प करेगी। अभी आपने किंगडम वगैरह में पढ़ने में कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वॉट एवर चीजें आती हैं, तो आप उसको वहां समझ जाते हो। ठीक है, ऑल्दो कि अभी हम लोगों ने एनाटॉमी नहीं पढ़ी है, टिश्यू कैसे अरेंज है, क्या क्या डिफरेंट लेयर है, ये सब चीजें नहीं पढ़ी हुई है। तो वो चैप्टर कवर करने के बाद सेल, बायोमोलिक्यूल, ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसको कंप्लीट करने के बाद जब हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, तो उससे बैकग्राउंड में हमें ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, तब हम मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। ठीक, दूसरी बात यह है कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपके केमिस्ट्री का भी पार्ट है और आपके बायोलॉजी का भी पार्ट है। बायोलॉजी में 11th में, केमिस्ट्री में 12th में। केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन बेस्ड बायोमोलिक्यूल पढ़ाया जाएगा, और बायो में आपको केमिकल प्रॉपर्टी रिलेट करते हुए उसका बायोलॉजिकल अकरेंस, वो कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, किस तरीके के प्रोसेस कर रहे हैं, उससे आपको रिलेट कर। तो टू बी वेरी क्लियर बेटा, एकदम आप अटेंटिव रहेंगे इस पोर्शन में। जैसे आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेल है। कुछ भी अगर एक बात कहें कि यहाँ पे एक ट्रुथ की बात करें, कुछ जो यहाँ पे सच है, दैट इज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल, केमिस्ट्री इज द ट्रूथ ऑफ साइंस। केमिस्ट्री को आप अवॉइड नहीं कर सकते कभी भी। केमिस्ट्री को कभी सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ो। बायो में भी केमिस्ट्री है, जो हम लोग पूरी बॉडी अरेंज हो रखी है, पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है, ये एक तरीके के केमिकल कंपोनेंट की ही बनी हुई वाइटल फोर्स ऐड करने के बाद एक लाइफ वहां पे क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली एक ब्रांच होता है इसको स्टडी करने के लिए, बायोमोलिक्यूल्स को, उनके रिएक्शन को, उनके फॉर्मेशन, सिंथेसिस, उनकी कैटाबॉलिस, एनाबॉलिस, सारा, जिस ब्रांच को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। आप इमेज पे आते हैं, तो आप यहाँ पे फोकस करो बेटा। तो यहाँ पे आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फटाफट बता दो कौन सी सेल है ये? प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? प्लांट सेल है। कैसे पहचाना? सेल वॉल प्रेजेंट है एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। ये वाला पोर्शन आपका क्या है? सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्या है? प्लांट सेल है। हाँ आकाश, क्या कह रहे हो? यस बेटा, यस बेटा, प्लांट सेल। ठीक है बेटा, तो ये एक प्लांट सेल होगी। प्लांट सेल में आप देखो तो
यहाँ पे आपको जो भी अकरेंस दिख रहा है, अभी आप सेल वॉल देखो या सेल मेम्ब्रेन देखो या अंदर आप कॉम्प्लेक्सेस को माइटोकॉन्ड्रिया को देखो, गोल्जी एपरेटस की बात करो, न्यूक्लियस की बात करो, और या तो आप इसके बारे में बोलो कि क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉजी, जो भी आपने सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं वो सारी चीजें देखो तो उन सब में केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम लेवल की बात करें, एक रिवर्सिबल, हमने बेसिक लेक्चर में बताया था रिवर्सिबल मैनर्स, ठीक है, एक अंगूठे के थंब इम्प्रेशन से लेके वहां पे स्किन को कट करके और उसके बाद बायोमोलिक्यूल तक हम ले गए थे उस लेक्चर में। क्लियर, याद है कि सबको वो इमेज याद है? एक मिनट बेटा, इज इट विजिबल? विजिबल है? ओके, तो फोकस करो आप। अगर हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस वाले पोर्शन को एनलार्ज करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है? डीएनए। डीएनए उसका क्या हो गया? मैक्रोमोलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो आपको एक लेवल दिख रहा है, सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। एक तो पूरा आपने देखा सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनल लेवल पे वो क्या है, एकदम हायर लेवल हो गया, इस कंपोजिशन में वो हायर है। उसके बाद वो सेल, सेल से टिश्यू, वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है, जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल, उसमें मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? डीएनए। ठीक है, अब ये मैक्रोमोलिक्यूल कुछ ना कुछ मोनोमर फॉर्म से बना होगा, कुछ ना कुछ छोटी छोटी इकाइयों से बना होगा, यूनिट से बना होगा। जैसे आप एक मोतियों की माला देखते हो तो एक मोतियों की माला छोटी छोटी मोती से बन के पूरे की पूरी माला को बनाएगा। अगर वो माला के धागे को तोड़ दिया जाए तो वो माला नहीं रहेगी। सेम वे में यहाँ पे कंपोजिशन हो रहा है कि कई सारे मोनोमर यूनिट आपस में बाइंड करते हैं और वो फिर एक मैक्रोमोलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। और वो मैक्रोमोलिक्यूल इंटरेक्शन करता है, उसको जिस तरीके का वो मैक्रोमोलिक्यूल है, डीएनए है, प्रोटीन है या सेलुलोज है, उसको किस तरीके के स्ट्रक्चर, किस तरीके के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट होना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने पोजीशन को डिसाइड करता है, अपने स्ट्रक्चर को फिर मॉडिफाई करता है एंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे डीएनए की बात करें तो वो क्रोमोसोम का पार्ट हो गया। प्रोटीन की बात करें तो हमने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलिपिड लेयर होती है और प्रोटीन के वहां पे चैनल होते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन हो गया। ठीक है, सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज हमें सेल वॉल में दिख रहा है। तो एक हम लेवल देख रहे हैं कि बेटा ये लेवल पूरा आपका लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ कैसे, ठीक है, कैसे जा रहा है और वहां पे पूरा एक कंपोजिशन और एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर लेवल सबसे छोटी यूनिट की बात करें अगर बायोमोलिक्यूल में, सबसे छोटी यूनिट मीन्स कभी भी आप कार्बन को नहीं बोलोगे, कभी भी आप हाइड्रोजन को नहीं बोलोगे, कभी भी आप नाइट्रोजन को नहीं बोलोगे, छोटी यूनिट की बात होगी। इट मीन्स कि वो रिपीटेटिव यूनिट जो पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल को फॉर्म करने में रोल प्ले कर, ठीक है। अब मैक्रोमोलिक्यूल में बोल रही हूँ, इसका मतलब कुछ माइक्रोमोलिक्यूल भी होगा। तो माइक्रोमोलिक्यूल इस इमेज से क्या समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल मतलब लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे जो मोनोमर यूनिट से बने हुए हैं। ठीक है, अब एक मैक्रोमोलिक्यूल के फंक्शनल फॉर्म आने तक उसके बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? उसके माइक्रोमोलिक्यूल। ये मोनोमर यूनिट के फॉर्म क्या हो जाएंगे? उसके माइक्रोमोलिक्यूल। समझ में आ रहा है? तो पूरी ये वर्ड एक दुनिया जो देखेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की, कि जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं अपनी बॉडी का या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, वो किस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से आप बढ़ता हुआ देखोगे, मतलब एक छोटे से मोनोमर से, एक कंपोजिशन से, एक केमिकल कंपोजिशन से वो लिविंग कंटेंट में कन्वर्ट हो रहा है, या आप घटते हुए उसके रिड्यूसिंग टाइप से बात करो तो एक लिविंग कंटेंट के अंदर वो किस तरीके से केमिकल कंपोजिशन में वहां पे अवेलेबल है। समझ में आ रहा है क्या रहेगा इस चैप्टर में?
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, ये हम लोग कहाँ है बेटा, मॉलिक्यूल लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी उसमें ऐड हो जाएगी। मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट एक सेल की, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जैसे हम तुम लोग को अभी बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन ऐसे समझो डीएनए की सिंथेसिस, तो वो उसकी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी। ठीक है, जेनेटिक्स हम देख रहे हैं, वहां पे डीएनए के कोडॉन कैसे अरेंज्ड है, वो उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। डीएनए का रेप्लिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए की रिपेयरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट, जब आप मॉलिक्यूल के लेवल पे देखते हो एक सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस को, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। जब हम प्रोसेसेस को देखते हैं तो दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे डीएनए का बनना, डीएनए का ब्रेकडाउन होना, जो आप सेंट्रल डॉग्मा में देख रहे हो कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब बेसिक लेक्चर में मैंने टर्मिनोलॉजी बताई हुई है आपको। ये सारी जो प्रोसेस है इनकी स्टडी की जाएगी, तो दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर है बेटा? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ द सेल। एंड बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री क्या हो गया, जिसमें हम केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लाइफ की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इंटरैक्ट करके बायोलॉजिकल इम्पैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो प्रोटीन के पास कुछ ग्रुप होंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बेयर किए होंगे। ठीक है, फिर उस पे चार्ज होगा, उसका एक अरेंजमेंट होगा, वो किसी टेम्परेचर पे, जैसे जस्ट सपोज वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो किसी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। एक ऑप्टिकल रेंज में वो एक्टिविटी कर रहा है, उससे हायर टेम्परेचर अगर राइज कर दिया जाएगा तो वो डिनेचर्ड हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं हम ताकि तुम्हें पूरी समरी समझ में आए। आज हम सिर्फ बात ही करेंगे, चैप्टर के समझो पहले कि इसमें है क्या। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया दोनों के डिफरेंस? The chemical or molecules which are present in the living organism are also known as biomolecules. अब तुमको एक मैजिक बताते हैं कि जो तुम अर्थ क्रस्ट देख रहे हो ना, तुम अगर एक मिट्टी के कंपोनेंट को, सॉइल को स्टडी में ले जाओ तो उसके अंदर भी तुम्हें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन, एयर ही होगा तो उसमें ऑक्सीजन, ये सब चीजें प्रेजेंट मिलेंगी। और तुम अपनी स्किन, अपनी तो नहीं मतलब एक लिविंग की स्किन की टिश्यू को स्टडी करो और उसकी कंपोजिशन को स्टडी करो तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा। बट डिफरेंस क्या है, वो वाइटल फोर्स जो इस जो इस मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके बायोलॉजी लाइफ में कन्वर्ट कर रहा है, वो आपको सॉइल के अंदर नहीं मिल रहा है, वो आपको लिविंग बॉडी को जेनरेट करने के लिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि बायोमोलिक्यूल्स मिलके, ठीक है, एक रिलेशनशिप को समझने के लिए समझो कि सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलके जिस बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जिन मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है उनको बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं। और इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रहा है, उसके रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, साइकिल चल रही है। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो डिपॉजिट होके एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को इन प्रेजेंस ऑफ अ वाइटल फोर्स एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर रहे हैं। और ये मेनली क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जब हम इस तरीके की एक एक्वस मीडियम या एक ऐसा रिएक्शन जो सबको मीडियम जो सबको कंट्रोल कर रहा है, जो बेसिस ऑफ लाइफ है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो उस प्रोटोप्लाज्म में जब रिएक्शंस होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे और जो प्रोडक्ट बनेंगे, दीज प्रोडक्ट्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल। समझ में आया? द केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स which are present in the living organism are known as biomolecules. सेम केमिकल, सेम एलिमेंट आपको सॉइल में भी दिख रहे हैं, सेम एलिमेंट आपको एक लिविंग के बॉडी में भी दिख रहे हैं,
लेकिन दोनों के कंपोजिशन में डिफरेंस है, दोनों के जो लिविंग में वाइटल फोर्स है उसका डिफरेंस है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, एक सेल की कंपोजिशन, जब हम तुम्हें इमेजनरी वर्ड में जाके देखो तो एक सेल के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा कंपोजिशन किस चीज का है? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल का है। आप किसी भी लिविंग सेल की बात कर लो, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल, सबसे ज्यादा कंपोजिशन, अगर सबसे ज्यादा कौन सा वहां पे कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज वाटर। ठीक है, पूरी बॉडी की बात करो तो भी वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? वाटर मैक्सिमम है। ठीक है, और वाटर, जब हमने तुम्हें बेसिक्स लेक्चर दिए हैं वहां पे मैंने तुम्हें बताया था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहाँ पे स्टार्ट हुई? वाटर बॉडीज में। ठीक है, वाटर बॉडीज में ही पहले आर्कीबैक्टीरिया बने थे, फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो केमिकल्स बने थे, ओपेरिन हेडलैंड रिएक्शन, याद है ये सब चीजें? मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है कुछ? तो उन एक्सपेरिमेंट से जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर केमिकल्स को रीड किया गया था कि ये केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं बार बार, ये बारिश होने और बिजली कड़कने से जो लाइटनिंग इफेक्ट है उससे वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, कुछ केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, वो कोइसरवेट्स बोलते हैं, वो एक इनिशियल आपको कोइसरवेट्स फॉर्म होंगे और उनके बीच में फिर इंटरेक्शन होगा और देन पहली सेल ओरिजिनेट हुई थी। तो पहली सेल जिस तरीके से ओरिजिनेट होने के लिए उसको एक्वस सॉल्यूशन चाहिए था, वाटर चाहिए था, सेम वे में एक सेल, एक बॉडी, उसको पूरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको सारे रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, आप लेबोरेटरी में देखो तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्टेंट फॉर्म में दिखेगा तो वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। एक्वस वो डाइल्यूटेड हो सकता है, वो कंसंट्रेटेड हो सकता है, अगर उसको पाउडर फॉर्म में देखोगे तो वो रिएक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे पाउडर फॉर्म में, उसको रिएक्शन, उसको देखने की स्टडी करने के लिए हमें वहां पे केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐड करना पड़ता है, कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है बेसिकली। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से वाटर की एक इंपॉर्टेंस रहेगी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बैक्टीरियल सेल को दिखाया हुआ है, बैक्टीरियल सेल में 30% केमिकल है एंड 70% वाटर कंटेंट। ठीक, अब इस 70% को तो छोड़ देते हैं, 30% में देखें तो 30% में जो केमिकल्स हैं उनको अगर हम लोग डिवाइड करें तो आयंस, आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स 4% है, फॉस्फोलिपिड 2% है, डीएनए सिर्फ 1% है, आरएनए 6% है, एंड प्रोटीन्स जो मैक्सिमम परसेंटेज वाटर के बाद बॉडी में कैरी करता है, दैट इज प्रोटीन। और प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक, जो ये बायोमोलिक्यूल है ना, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मैं पूरा कल आपको इसका चार्ट वगैरह के साथ अच्छे से बताऊंगी, एकदम स्टार्टिंग, आज पहले बेस बेस बना लो। ठीक है, कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये एक तरीके से। ठीक है, जब आपके स्ट्रक्चर डिफाइन होता है बॉडी का तो प्रोटीन्स ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो प्रोटीन कितने हैं? 15%। इट मीन्स कि 30% में आपका 15% तो प्रोटीन हो गया, बाकी बचा 15%, उसमें देख लो बाकी सबसे मेजर रहेगा आरएनए, एंड देन उसके बाद आपका आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल। और आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3000 रिएक्शंस ऐसे चलते रहते हैं बॉडी में, पैरेलली चल रहे हैं। समझ लो इस चीज को, 3000 रिएक्शन बॉडी में, तो छोड़ो एक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल में चल रहा है, मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं और सभी एंजाइमेटिक कंट्रोल है। एक भी रिएक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो वो डिजीज को कॉज कर देता है, मतलब कोई सर्टेन एबनॉर्मेलिटी को कॉज करता है, फिर सेल के अंदर ही मैकेनिज्म है
जो उस एबनॉर्मलिटी को क्योर कर सकता है, तो वो रिजल्टेंट हमें डिजीज के फॉर्म में नहीं दिखेगा, वो ठीक हो जाता है। पर जब कोई ऐसा मैकेनिज्म डैमेज होता है, कोई ऐसा पाथवे डैमेज हो जाए जिससे कोई रिजल्टेंट एक कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जैसे जस्ट सपोज कोई आरएनए बन रहा था, वो आरएनए एबनॉर्मल बन गया, कोई डीएनए बन रहा है वो डीएनए एबनॉर्मल बन गया, तो जेनेटिक डीएनए एबनॉर्मल हुआ तो आपको जेनेटिक डिजीज वहां से इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन की मिसफोल्डिंग से भी कई सारे डिजीज हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो पूरा ओवरऑल चल रहा है वो एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड है, और उसको चलने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए। एक्वस मीडियम मतलब वाटर कंटेंट, और ये जो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट में रोल प्ले कर रहा है दैट इज प्रोटीन। तो मैक्रोमोलिक्यूल को अगर हम कैटेगराइज करें, तो जो भी तुम्हें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो तुम सुनते हो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, एक तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, सेलुलर पूल। जो हम इतनी सारी कथा सुना रहे हैं तुम्हें, इतना सेल के अंदर बैठा दिया प्रोटोप्लाज्म में, और हमने बोला कि एक नाव ले लो, नाव में बैठ के इधर उधर घूमते हुए देखो कि यहाँ पे कितने सारे रिएक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन सी कि वहां पे आप जितने भी बायोमोलिक्यूल्स की बात करोगे वो सब कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, सेलुलर पूल। जितना आपको सराउंडिंग में दिख रहा है बायोमोलिक्यूल, और हर तरफ जिधर आप नजर ले जाओगे वो एक बायोमोलिक्यूल दिखेगा, एदर माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। तो collection or sum total of different types of biomolecule present in a cell is known as cellular pool. क्लियर है? समझ में आया व्हाट इज सेलुलर पूल? और जब हम सेलुलर पूल को एनालिसिस करते हैं ना, जब उसकी एनालिसिस करेंगे देन वी डिफरेंशिएट इट इनटू मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। तो कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे इसको, सेलुलर पूल। ठीक है, द कलेक्शन और सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सेल, इन अ सेल, सेल के अंदर, क्लियर, इज नोन एज सेलुलर पूल। अब आपको पता है कि जब आप ये कंपोनेंट की बात करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, इनऑर्गेनिक। और जब आप उनसे कंपोज एक फॉर्म हुए मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब क्या हो जाते हैं बेटा, आपके ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। क्लियर? तो मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर को शो करते हैं। द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड मेनी अदर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये मेजर कैटेगरी है, यहाँ पे भंडार है बेटा, बहुत रेंज है इनकी, टाइप्स की रेंज है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेंज है। A cell maintain its cellular pool by these process. Passive transport, active transport, and activities are involved. चलो बताओ, बहुत देर हम बोल लिए। What is passive transport? बेटा रिप्लाई करो सब। What is passive transport? What is active transport? सेल चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले तो ट्रांसपोर्ट बताओ बेटा, एनर्जी की बात बाद में आएगी। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ओके, करेक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, इनको ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर अगर लाना है, तो जिस वे से ट्रांसपोर्ट, जिस बैरियर से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट है। ठीक है, और अगर एनर्जी को बिना यूज किए हुए वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट।
Now next question, tell me about the concentration gradient. What should be the concentration gradient in passive transport? Movement of transporting material. ठीक है, movement of transporting from which concentration to which concentration. एक्टिव में लोअर टू हायर. ओके. पैसिव में हायर टू लोअर. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दोनों के बीच में एक डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना पॉजिटिवली वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा. इट मे बी डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है. ठीक है. अदरवाइज आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में अगर मूव करना पड़ रहा है तो वहां पे एनर्जी यूज करनी पड़ेगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन लाने को, तो उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ लाइन क्या लिखा होगा बेटा, अ सेल मेंटेन इट्स सेलुलर पूल. अब ध्यान से समझो इस चीज को. जो वहां पे सेलुलर पूल एक सेल के अंदर बन रहा है या जनरेट है या जो प्रेजेंट है वो कभी कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, वो इंटरचेंजेबल है, वो बढ़ता घटता रहेगा. लेकिन देखो बायोलॉजी में कुछ भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है. अगर एक सेल के चारों दोनों तरफ कोई सॉल्ट कंसंट्रेशन सब इक्विलिब्रियम हो गया, इट मीन्स कि वहां पे प्रोसेस रुक गई है, लाइफ खत्म है, वो सेल डेथ या वो बॉडी पूरी डेथ है, डेड ऑर्गेनिज्म हो चुका है. ठीक है. तो ऑलवेज देयर शुड बी अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट वहां पे रहना चाहिए. क्लियर, एक कमी रहनी चाहिए. उस कमी को पाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म चलती रहेगी तो सेल एक्टिव होगी. तो जब भी हम सेलुलर पूल की बात करें तो वहां पे क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बैरियर, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है, वो मेंटेन. अब ये आना जाना क्यों हो रहा है, घूमने टहलने तो आ नहीं रहा है, अंदर कुछ प्रोसेस चल रही है. ठीक है. कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना चल रहे हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म चल रही है, कुछ एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म चल रही है, कोई सिंथेसिस हो रहा है या कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके लिए वो मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल्स रिक्वायर्ड. क्लियर बेटा. तो वो सारी चीज क्या हो गई, एक्टिविटीज. तो आप इसको कंक्लूड कर लो कि एक सेलुलर पूल को मेंटेन करने के लिए एट द टाइम व्हेनेवर यू गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेलुलर पूल, तो उस समय वहां पे जितने अमाउंट में एक्टिविटीज चल रही होगी, जिस रेट से एक्टिविटीज चल रही होगी, वो एक्टिविटीज उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी along with the transportation phenomena which include active transport and passive transport both. Is it understanding? समझ में आया बेटा? सब रिप्लाई करना. वो काम कर दिया था. ठीक है. ओके, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं ना. अब जब हम बोल रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल, तो नेम क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनका साइज, इनका वेट, ये सारी बातें इसके अंदर होगी, तब हम डिफाइन कर सकते हैं उसको कि वो माइक्रोमोलिक्यूल होगा या मैक्रोमोलिक्यूल होगा. नोट डाउन कर लेना. डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर टू टाइप्स. दे आर माइक्रोमोलिक्यूल. जब हम माइक्रोमोलिक्यूल की बात करेंगे तो वो 1000 डाल्टन से कम होंगे. ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन. अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल पॉइंट इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दे रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजी में कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो लेस देन 1000 के एकदम नियर बाय हो. ठीक है. तो इसको मोर एक्यूरेट होता है 800 डाल्टन. तो इसको आपको बस नोट डाउन करके रखना है, जब पूछा जाएगा कहीं तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है, अदरवाइज पढ़ते चलो एनसीईआरटी. आगे फिर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में ये पॉइंट आ जाएगा आपको. समझ में आया हम क्या बोले? लेस देन 800.
डाल्टन, दिस इज एक्यूरेट, ठीक है। एंड डाल्टन इज अ यूनिट, मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करने के लिए यूनिट है डाल्टन। अगर 1000 डाल्टन से लेस होगा मॉलिक्यूलर वेट तो उसको माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, एंड 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा तो उसको मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। आगे यहाँ पे बायोलॉजी में कोई भी मॉलिक्यूल 1000 और 10,000 के बीच में नहीं है, तो फिर जो मॉलिक्यूल आता है जो रिपोर्टेड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 डाल्टन। तो मैक्रोमोलिक्यूल आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10,000 डाल्टन से, और माइक्रोमोलिक्यूल बेलो द 800 डाल्टन। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? मॉलिक्यूलर वेट समझ में आता है? क्या रिप्लाई आया तुम लोग का? यस मैम, यस मैम, मैंने कुछ पूछा था ना अभी। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी ये सब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, आज बस ओवरव्यू देख लो। बेस समझ में आना चाहिए बेटा, चैप्टर का बेस, अदरवाइज कथा वाचने से नहीं होगा। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। डाइवर्सिटी हम लोगों ने पूरी पढ़ रखी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक इंट्रोडक्टरी एक एक व्यू क्या है कि हमें उससे हम वेरी वेल अवेयर हैं कि कितना बायोडाइवर्सिटी है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके के केमिकल और कंपाउंड से बने हुए हैं? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, सारे, चाहे जितनी बायोडाइवर्सिटी हो, लेकिन जो कंपोजिशन की बात आती है, जो इंग्रेडिएंट की बात आती है, ठीक है, वो सब क्या है? सेम है। उनका वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो सब सेम है, सभी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम है। जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया था यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल बाउंड्री है। आप प्लांट की बात करो वहां पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, आप बैक्टीरिया की बात करो वहां पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप एनिमल की बात करो एनिमल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सबकी प्लाज्मा बाइलिपिड लेयर की है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फैक्ट है। क्लियर? इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस, एक मिनट, कुछ कह रहे? ईशा बेटा अभी एनिमल किंगडम खत्म किया है। एनिमल्स एंड ह्यूमन, ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल, एक एनिमल ही है, ठीक है। मीन्स एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग का कंपोजिशन सेम है, कंपोजिशन सेम नहीं है, इंग्रेडिएंट सेम है। जैसे सबके अंदर डीएनए है, सबके अंदर आरएनए, अब इस तरीके से समझो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसको तो हम छोड़ देते हैं, तो मैं इससे ब्रॉड वे में समझो तुम लोग कि सबके अंदर डीएनए है, सबके अंदर आरएनए है, सबके अंदर प्रोटीन है, सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब स्पेसिफिक कंपोनेंट है, जैसे काइटिन कहीं प्रेजेंट है, कैराटिन कहीं प्रेजेंट है, ठीक है, सेलुलोज की लेयर कहीं प्रेजेंट है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन बायोमोलिक्यूल्स हैं जो सब में प्रेजेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे सब में प्रेजेंट है, बट अगर हम कंपोजिशन की बात, इंग्रेडिएंट की बात करें कि वो किस चीज से बने हुए हैं, तो बात आ जाती है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर, इस तरीके के जो एलिमेंट्स है वो सब में प्रेजेंट। क्लियर है? समझ में आई बात?
if we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue or microbial plate. माइक्रोबियल प्लेट क्यों लिखा हुआ है बेटा, पेस्ट लिखा हुआ है, माइक्रोबियल पेस्ट क्यों? क्योंकि हम एक माइक्रोब पे स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हमें माइक्रोबियल प्लेट में माइक्रोब्स को जर्मिनेट कराना होगा, फिर वहां से उनकी कॉलोनी को हम फेच करते हैं और उसको पेस्ट फॉर्म करते हैं ताकि उसमें जो माइक्रोब्स हैं उसके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी हो सके। ठीक है, और जो आपने मीडियम लिया उसका केमिकल आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट में ऐड कर लेके शुरू किया, जिससे जैसे जैसे सपोज आप नींबू पानी बनाने जा रहे हो, तो आप वाटर लिए हो, तो वो वाटर कोल्ड लिए हो, चिल्ड लिए हो या नॉर्मल टैप वाटर लिए हो, ये आपको पता है, क्लियर। उसमें आप शुगर ऐड कर रहे हो, उसमें आप नींबू ऐड कर रहे हो, तो वो एडिशन आपने कितना करना है, क्या करना है, वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो if we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or a microbial paste,